ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। नमस्कार दोस्तों, रीट 2022 से संबंधित एनसीईआरटी बुक सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। और हम ज्योग्राफी क्लास 10 का पहला वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपको बढ़िया लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत शानदार कंटेंट है, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन तथा अजैव संसाधन। जैव संसाधन कौन कौन से हैं? मनुष्य, वनस्पति, प्राणीजात, पशुधन आदि ये जैविक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं कहलाते हैं अजैव संसाधन। चट्टान, धातु, पत्थर आदि किस प्रकार के संसाधन हैं? तो ये अजैव संसाधन है। ये सभी अजैव संसाधन है। वह संसाधन जो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत किया जा सकता है कहलाते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन। तो नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। पेट्रोल, डीजल, जीवाश्म ईंधन आदि किस प्रकार के संसाधन हैं? तो ये अनवीकरण योग्य संसाधन है, क्योंकि इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। एक बार खत्म होने पर ये खत्म ही हो जाती है, दोबारा इनका उत्पादन नहीं किया जा सकता। पशु चारण भूमि, श्मशान भूमि आदि किस प्रकार के संसाधन है? तो ये सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन है। भारत से दूर महासागर में कितने भूभाग तक पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र संपदा में आएंगे? तो 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक, किसी भी देश की सीमा के 22.2 किलोमीटर तक जो भी संसाधन होते हैं वो उसी देश के अंतर्गत आते हैं। तट रेखा से कितनी दूरी पर खुले महासागर में स्थित संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं होता? 200 समुद्री मील यानी 370 किलोमीटर के बाद। जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ब्राजील में। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? तो 100 देशों के। पृथ्वी सम्मेलन किससे संबंधित है? तो पृथ्वी सम्मेलन विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए हुआ था। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो एजेंडा 21 का संबंध पृथ्वी सम्मेलन 1992 में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। भारत के कौन से राज्य में कोयला और खनिजों की प्रचुर भंडार है? तो कोयला और खनिजों का प्रचुर भंडार झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। जल संसाधन प्रचुर मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। राजस्थान में कौन से संसाधनों की संभावना है? पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों के। संसाधन नियोजन के लिए प्रथम प्रयास कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में किसने की? क्लब ऑफ रोम ने की थी। पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल किससे संबंधित है? तो पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल गांधी जी के पर्यावरण दर्शन से संबंधित है, जो 1974 में प्रकाशित हुई। ब्रुंडटलैंड आयोग 1987 का संबंध किससे है? तो ये वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण से संबंधित है। भारत के भू आकृति का कितना प्रतिशत भाग मैदानी क्षेत्र है? तो 43% भाग मैदानी है। भारत के भू आकृति का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है? तो भारत की जितनी भी भूमि है उसका 30% पर्वत है। भारत की भू आकृति का कितना प्रतिशत भाग पठारी है? तो 27%। भारत के कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर खेती की जाती है?
54% पर। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कितना क्षेत्र वनाच्छादित होना चाहिए था? 33%। संपूर्ण उत्तरी मैदान कौन सी मृदा से बना हुआ है? तो जलोढ़ मृदा से। सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा कौन सी नदियों द्वारा बनाई जाती हैं? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। पश्चिमी तटीय प्रदेशों में जलोढ़ मृदा कौन सी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी द्वारा बनती है? तो तटीय प्रदेशों में, पश्चिमी तटीय प्रदेशों में महानदी, कावेरी, कृष्णा और कावेरी नदी द्वारा लाई गई मिट्टियों से। तो ये यहां पर मिसप्रिंट है। पूर्वी तटीय प्रदेशों में जलोढ़ मृदा कौन सी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये पश्चिमी तट पे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। जलोढ़ मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? रेत, सेल्ट और मृत्तिका। द्वार, चो, क्षेत्र और तराई का संबंध किससे है? तलहटी पर बने मैदानों से है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं, पुरानी जलोढ़ और नया जलोढ़। किस मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है? तो बांगर मृदा में। किस मृदा में महीन कण पाए जाते हैं? तो खादर मृदा में। और आयु के आधार पर मृदा 2 प्रकार की होती हैं। एक तो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है जिसे बांगर कहा जाता है, और जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसे खादर कहते हैं। जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है जिसके कारण वह अधिक उपजाऊ होती हैं? तो मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना पाया जाता है। जलोढ़ मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? गन्ना, चावल, गेहूं आदि के लिए। किस मृदा को रेगर या रेगूर मृदा कहते हैं? तो काली मिट्टी को। किस फसल के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो कपास के लिए। काली मिट्टी कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में। काली मिट्टी किससे बनी होती है? तो ज्वालामुखी के निक्षेप से। कौन कौन से क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी का विस्तार है। किस मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता सर्वोत्तम होती है? तो काली मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता है वो सर्वोत्तम होती है। काली मिट्टी में मुख्यतः कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पाया जाता है। काली मिट्टी में किसकी मात्रा कम पाई जाती है? तो फास्फोरस की। किस मिट्टी में शुष्क मौसम में दरार पड़ जाती है? तो काली मिट्टी में शुष्क मौसम में दरारें पड़ जाती हैं। लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती हैं? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ियों पर, पहाड़ी क्षेत्र पर। लाल और पीली मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण लाल और पीली मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल और पीली मिट्टी का रंग पीला क्यों होता है? तो जल योजन के कारण लाल और पीली मिट्टी का रंग पीला होता है, जल योजन के कारण। लेटेराइट शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो ये ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के लेटर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इनका अर्थ होता है ईंट, और ये लेटेराइट मिट्टी है, ये ईंट बनाने के लिए अच्छी मानी जाती है। लेटेराइट मिट्टी का अम्लीय मान क्या होता है? तो 0.6 pH। तो लेटेराइट मिट्टी का अम्लीय मान होता है 6.0 pH। लेटेराइट मिट्टी में कौन से वनों का विकास होता है? तो पर्णपाती और सदाबहार वन। ह्यूमस किस मिट्टी में पर्याप्त रूप से पाया जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस पर्याप्त रूप से पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कौन सी फसल उगाई जाती है? चाय और कॉफ़ी तथा काजू। तो लेटेराइट मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, काजू अच्छी तरह से होते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल, भूरा। लाल और भूरी मिट्टी किस प्रकार की होती है? रेतीली और लवणी। किस मिट्टी की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है? लाल और भूरी मिट्टी के नीचे। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती कहलाती है उत्खात भूमि, बैडलैंड। चंबल बेसिन में इस भूमि को क्या कहते हैं?
खड भूमि कहते हैं। चादर अपर्दन किसे कहते हैं? ऊपर की मिट्टी का जल में घुलकर बहना चादर अपर्दन कहलाता है। विश्व की सारी जैव विविधता की कितनी उपजातियां भारत में पाई जाती हैं? तो विश्व की 8% जैव विविधता भारत में पाई जाए। कौन सी प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर है? चित्ता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू, मधुका, इनसी गनिस यानी महुआ की जंगली किस्म है ये, और हुबरेडिया हेप्टान्यूरोन ये घास की प्रजाति है। भारत में वन आवरण के अंतर्गत कितना अनुमानित क्षेत्रफल है? तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। भारत में वन आवरण के अंतर्गत कितना प्रतिशत क्षेत्रफल आता है? 24.56%। भारत में सघन वन का प्रतिशत कितना है? तो 12.4%। भारत में खुला वन कितना प्रतिशत है भाई? तो भारत में खुला वन कितने प्रतिशत है? तो 9.26% है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2017 से सघन वन के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? तो 3976 वर्ग किलोमीटर की। IUCN का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। एशियाई चीता कितने किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है? 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। भारत से एशियाई चीते कब लुप्त हो गए? 1952 में। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के बीच कितना क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? 26,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से किन वनों को नुकसान हुआ है? हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रोन इनको नुकसान हुआ है। बक्सा टाइगर रिजर्व है कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। बक्सर का युद्ध भी पश्चिम बंगाल में हुआ था। और बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। बक्सा टाइगर रिजर्व किस कारण गंभीर खतरे में है? डोलोमाइट के खनन के कारण। हिमालय के किस पेड़ से टक्सोल नामक रसायन निकलता है? हिमालयन यव यानी चीड़ की एक प्रकार की सदाबहार वृक्ष प्रजाति है। हिमालयन यव से निकलने वाले टक्सोल नामक रसायन से किस रोग का उपचार किया जाता है? कैंसर का। भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई? 1973 में। भारत में स्थित मुख्य बाघ संरक्षण उद्यान कौन से हैं? उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व है और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व है। ये बाघ संरक्षण उद्यान है। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि को कौन सी भूमि घोषित किया है? भैरोंदेव डाको सेंचुरी। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति पेड़ों की पूजा करते हैं। तो किस पेड़ों की पूजा करते हैं? कौन से पेड़ों की पूजा करते हैं? तो मऊ और कदम के वृक्षों की। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के समय किस पेड़ की पूजा करते हैं? इमली और आम के पेड़ की। राजस्थान में किस जाति के गांव के पास आप काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं? विश्नोई गांव के पास। 2025 तक कितने लोग जल की कमी का सामना करेंगे? 20 करोड़ लोग। राजस्थान में पानी भरने जाती महिलाएं क्या कहलाती हैं? पनिहारी कहलाती हैं। भारत के कुल विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो 22% भाग। JJM परियोजना का संबंध किससे है? तो जल जीवन मिशन JJM जल संरक्षण से संबंधित है। जल जीवन मिशन के अनुसार भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार में प्रति व्यक्ति कितना लीटर पानी आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य है? 55 लीटर प्रति व्यक्ति। भोपाल झील कौन सी शताब्दी में बनाई गई थी? 11वीं शताब्दी में। हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? हौज खास का निर्माण 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने करवाया था।
किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में और किस नदी पर बनाया गया? तो गुजरात राज्य में और नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध से किन किन राज्यों की सरदार सरोवर बांध परियोजना है, ये किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर बांध से गुजरात के कितने गांव और कस्बों को पानी मिलता है? 9490 गांव तथा 173 कस्बों को। राजस्थान में सरदार सरोवर बांध से कितने गांव को पानी मिलता है? तो 124 गांव को। कृष्णा गोदावरी विवाद किन किन राज्यों के मध्य शुरू हुआ था? तो कृष्णा गोदावरी विवाद किन किन राज्यों के मध्य शुरू हुआ था? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के मध्य। कृष्णा गोदावरी इन नदियों को लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में विवाद शुरू हुआ था। राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा जल को वितरित किस में किया जाता है? तो खड़ीन तथा जोड़ में किया जाता है। वर्षा जल को और किस नाम से जाना जाता है? तो पालर पानी के नाम से जाना जाता है। बांस ड्रिप सिंचाई का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाता है। कौन सा राज्य जहां हर घर में वर्षा जल को एकत्रित करना अनिवार्य कर दिया गया है? तो तमिलनाडु में। डाओ का संबंध किससे है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से। डाओ है कृषि औजार है डाओ। कर्तन दहन प्रणाली कृषि में क्या होता है? तो जमीन के टुकड़े को साफ करके परिवार के भरण पोषण के लिए कृषि की जाती है। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर खेती करने चला जाता है और अन्य स्थान पर खेती करता है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को नागालैंड में किस नाम से जाना जाता है? तो झूम कृषि। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर्तन दहन प्रणाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो दीपा कश्यप। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को विश्व के विभिन्न देशों में किस नाम से जाना जाता है? तो कर्तन दहन प्रणाली को कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं। वेनेजुएला में कोनुको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत है। वेनेजुएला और ब्राजील ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। मध्य अफ्रीका ये अफ्रीका महाद्वीप में है। इंडोनेशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया में है और वियतनाम। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में वेबर कहते हैं इसे और यहीं पे दहिया भी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में वेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा, उड़ीसा में से पामाडाबी या कोमान या ब्रिंगा, जबकि पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्ट्रे, हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में क्रुआ और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि कहा जाता है। जिस कृषि में सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश की जाती है कहलाती है गहन जीविका कृषि। और गहन जीविका कृषि होती है वहां पर चावल मुख्य फसल होती है। और गहन कृषि कहाँ की जाती है? गहन कृषि उस क्षेत्र में की जाती है जहां पर सघन जनसंख्या बसी हो, जैसे चीन, भारत, इन देशों के अंदर गहन कृषि की जाती है। जिस कृषि में अधिक पैदावार वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त की जाती है कहलाती है वाणिज्य कृषि। पंजाब, हरियाणा में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो वाणिज्य कृषि की जाती है। रोपण कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो ये वाणिज्य कृषि है। जिस कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है कहलाती है रोपण कृषि। भारत में की जाने वाली प्रमुख रोपण कृषि कौन कौन सी हैं? तो चाय है, कॉफी, रबड़, गन्ना और केला। असम और उत्तरी बंगाल में प्रमुख रोपण कृषि कौन सी है? तो चाय है। असम और उत्तरी बंगाल में मुख्य रोपण कृषि चाय है। कर्नाटक में मुख्य रोपण कृषि कॉफी है। कर्नाटक में मुख्य रूप से कॉफी होती है।
रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर तक। रबी की फसल को काटा जाता है अप्रैल से जून के मध्य। प्रमुख रबी की फसल कौन कौन सी हैं? गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। रबी की फसल के लिए कौन सी वर्षा लाभदायक होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा। प्रमुख खरीफ की फसल कौन कौन सी है? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। ओस, अमन और बोरो क्या है? असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं। ये धान किसे कहते हैं? चावल को। रबी और खरीफ की फसल के बीच में बोई जाने वाली फसल जायद की फसल होती है। जायद में मुख्य रूप से किन की खेती की जाती है? तो तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां और चारे की फसल की जाती है। गन्ने की फसल तैयार होने में कितना समय लगता है? तो लगभग 1 वर्ष लगता है। भारत के अधिकांश लोगों का खाद्यान्न कौन सा है? तो चावल है। चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो चीन के बाद दूसरा स्थान है। चावल किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल है। चावल उगाने के लिए कितना तापमान उचित रहता है? 25 डिग्री सेल्सियस और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। चावल के बाद देश का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? तो वो गेहूं है। गेहूं किस प्रकार की फसल है? ये रबी की फसल है। गेहूं की फसल के लिए किस तरह का तापमान चाहिए? फसल उगाने के समय शीत ऋतु और पकने के समय खुली धूप होने आवश्यक है। गेहूं की फसल के लिए कितनी वर्षा आवश्यक है? तो 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। देश में गेहूं उत्पादन के मुख्य क्षेत्र है तो उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला क्षेत्र। गेहूं उत्पादन करने वाले मुख्य राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य क्षेत्र या राज्य हैं। भारत में मुख्य मोटे अनाज कौन कौन से हैं? तो ज्वार, बाजरा, रागी, ये मोटे अनाजों में आते हैं। ये मुख्य रूप से होते हैं। रागी में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लौह तत्व है। कैल्शियम और सूक्ष्म पोषण ये तत्व रागी में पाए जाते हैं। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से देश की प्रमुख तीसरी खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो ज्वार है। ज्वार के मुख्य उत्पादक राज्य कौन से है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। बाजरा किस प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है? तो बलुआ और उथली काली मिट्टी में। बाजरा के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान तो 1 नंबर पर है। मक्का किस प्रकार की फसल है? तो मक्का खरीफ की फसल है। मक्का की फसल के लिए उचित तापमान क्या है? तो मक्का की फसल के लिए उचित तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस है। मक्का की मिट्टी में अच्छी पैदावार होती है। मक्का किस मिट्टी में अच्छी पैदावार देती है? तो मक्का किस मिट्टी में अच्छी पैदावार देती है? तो जलोढ़ मिट्टी में। किस राज्य में मक्का रबी की फसल के रूप में उगाई जाती है? बिहार में। मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दालों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। शाकाहारी खाने में सबसे अधिक प्रोटीन देने वाली भोजन है दाल। भारत की प्रमुख दलहन फसल कौन सी है? तो तुर, जिसे अरहर भी कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना, ये दलहन फसलें हैं। कौन सी फसल जो वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता बनाए रखते हैं? विभिन्न प्रकार की दालें भूमि में ये वायु से नाइट्रोजन लेकर नाइट्रेट के रूप में बदल देती है। किस फसल को छोड़कर सभी प्रकार की दाल नाइट्रोजन से उर्वरता बनाते हैं? अरहर की दाल। किस फसल को छोड़कर सभी प्रकार की दाल नाइट्रोजन से उर्वरता बनाते हैं? अरहर की फसल को छोड़कर सभी प्रकार की दालें हैं वो भूमि को उपजाऊ बनाती हैं, क्योंकि उनके पौधों की जड़ों में वो राइजोमियम की वो गांठ वाले सिस्टम होता है, जिससे क्या होता है कि वायु से जो नाइट्रोजन होती है वायु में, उनको सोख कर नाइट्रेट में बदलकर पौधों भूमि को उर्वर बनाती हैं। गन्ना किस प्रकार की फसल है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंध की फसल है। गन्ने की फसल के लिए उचित तापमान क्या है? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। गन्ने की फसल के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है? तो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। भारत गन्ने के उत्पादन में किस स्थान पर आता है? तो दूसरे स्थान पर आता है। विश्व में प्रथम गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है।
प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। 2018 में विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश कौन सा था? भारत। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर तिलहन की फसल उगाई जाती है? 12% भाग पर। प्रमुख तिलहन फसल कौन कौन सी हैं? मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी। मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो ये खरीफ की फसल है। तिलहन फसल का आधा भाग किस फसल का है? मूंगफली का। मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। मूंगफली के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, राजस्थान और तमिलनाडु है। चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है? तो अरेबिका किस्म की। भारत में कॉफ़ी कहाँ से लाई गई? यमन से लाई गई थी। कॉफ़ी की कृषि की शुरुआत कौन सी पहाड़ियों में, किन पहाड़ियों में की गई? बाबा बुदान की पहाड़ियों में। भारत में आम कहाँ के प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के। भारत में संतरे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो नागपुर और चेरापूंजी के। भारत में केले कहाँ के प्रसिद्ध हैं जिनकी विश्व में मांग है? केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के। उत्तर प्रदेश और बिहार के कौन से फल प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लीची फल प्रसिद्ध है। अनानास किस राज्य का प्रसिद्ध है? मेघालय का। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर की खेती के लिए। सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट के लिए विश्व प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। रबड़ किस प्रकार की फसल है? तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, रोपण कृषि में आता है ये। रबड़ की फसल के लिए उचित तापमान और वर्षा क्या है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। रबड़ उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और मेघालय में गारो की पहाड़ियाँ। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? कपास, जूट, पटसन, प्राकृतिक रेशम। रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? तो रेशम के कीड़ों के कोकून से प्राप्त होता है। रेशम का कीड़ा किस पेड़ की पत्तियों पर पाला जाता है? तो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए कितने दिन पाला रहित और खुली धूप वाले दिन चाहिए? 210 दिन। कपास कितने महीने में पक कर तैयार हो जाता है? 6 से 8 महीने में। प्रमुख कपास उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को, पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। प्रमुख जूट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल 1 नंबर पे है, उसके बाद में बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय, ये प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं। किसान पोर्टल वेबसाइट कौन सी है? तो फार्मर GOV-in। किसने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने का कार्य किया? श्री रामचंद्र रेड्डी ने। इस तरीके से भूमि बांटने के प्रोग्राम को क्या कहा गया? भूदान कहा गया। किस क्रांति को रकतहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो भूदान ग्राम दान आंदोलन को, भूदान ग्राम दान आंदोलन को रकतहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अब आगे का सेकंड पार्ट में देखेंगे। इसके कक्षा 10th का वीडियो चल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके।